गुड आफ्टरनून सबको। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? लेक्चर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार जरा मुझे चैट में बता दीजिए। आज थोड़ा गले में दर्द भी है, पर कोई बात नहीं, स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग सबको, सॉरी गुड आफ्टरनून सबको। ठीक है, ऑलरेडी आप एक क्लास पढ़ चुके हो और आप दूसरी पढ़ रहे हो सबको। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? ठीक है, हाँ, दोस्ती दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और इस फ्रेंडशिप डे के दिन आप अपनी किताबों से फ्रेंडशिप करें। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट से दोस्ती करें, है ना, और पेड़ पौधों से दोस्ती करें, मतलब बॉटनी से दोस्ती करें। ठीक है, सारे सब्जेक्ट से करें क्योंकि सब में स्कोर करोगे तब होगा, है ना। क्लियर है? सही है, ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ बेटा अपना आज का संडे ज्यादा बड़ा नहीं है। जो कल मैंने पढ़ाया था, मेरा प्लान ये है कि माइटोसिस आपको एकदम समझ में आ गया है तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह, और दोबारा से एक बार उसको समझाते हैं एम फेज को, ताकि आपको वो पूरा बैठ जाए दिमाग में। कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट था, तो अगर मैं इसको नेक्स्ट वीक लेता, प्रॉब्लम कहां थी, अगर मैं नेक्स्ट वीक थर्सडे लेता तो आप बीच का भूल जाते। तो जो कल मैंने क्लास में थोड़ा सा आपको लिए एफर्ट डाला था, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था, वो वेस्ट हो जाता। तो कई बार क्या होता है बेटा, हमें क्या होता है कि पीछे की क्लास को जो लास्ट गई उसे बचाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है। तो संडे आपका हमने लिया थोड़ा सा समय, है ना, इस बात का मुझे भी बहुत खेद है। ठीक है, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा मतलब था कुछ बच्चों को। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, ज्यादा नहीं, मतलब एक आवर के आसपास का सेशन रखेंगे और उसमें आपको चीजें समझा देंगे। कभी भी मेरी कोई बड़ी क्लास नहीं रखूंगा ऐसे संडे को, वो सिर्फ क्या होगा, एक डिस्कशन होगा। तो चीजों को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे इसे, प्लीज बेटा देखते वक्त ये मत लिखना सर संडे को क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन नहीं है, छोटा सेशन है चीजों को समझाने के लिए। हाँ, चलिए, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम बिल्कुल तैयार हैं? ठीक है, बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, और इसको बेटा मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं और आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। सबसे पहले मैंने आपको आज माइटोसिस को पढ़ाना है और टॉपिक को धुआं धुआं कर देंगे। इसके कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, गलत क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आप अपने क्लास के दोस्तों को, अपने मतलब टीचर्स को भी अच्छा सवाल पूछ पाएंगे माइटोसिस आज समझने के बाद। आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को फील कर पाएंगे, ये हम श्योरिटी लेंगे, और आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड करवाएंगे साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। तो क्या हमने ये डायग्राम देखा देखा सा लग रहा है? हां सर, कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ये डायग्राम मुझे कहता है कि हमारे पास सेल साइकिल के फेजेस होते हैं। सबसे पहला सवाल मुझे चैट में लिख के बताओ, क्या सेल साइकिल के फेज सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होते हैं कि यूकैरियोट्स में भी होते हैं? बताओ जल्दी से। सेल साइकिल के फेज सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होते हैं कि यूकैरियोट्स में? दोनों में होते हैं, जल्दी बताओ चैट में। सेल साइकिल के फेज दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। आज सब लिखना है, आज आपको लिखना चाहिए, क्योंकि कल वाला थोड़ा फास्ट था तो उसमें नोट्स नहीं कर पाए होगे। आज वाले में से लिख लोगे, या कल वाला लिखा होगा ना उसमें ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, दोनों में। सेल साइकिल के फेजेस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, और ऐसे कोई चेंजेस बनते नहीं है, सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं। जिन्होंने बोथ लिखा है अपने कंटाप मारो एक धीरे से और बोलो कि आगे से ये गलती नहीं होगी। ऐसा बोलो खुद को, आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। तो सेल साइकिल के फेज सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। अब ध्यान से सुने क्या है मेरे पास। जीवन फेज में आपको मैंने बताया था डीएनए जी जो है वो हमें क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखेंगे, याद है कि नहीं? डीएनए जो है मुझे सेल साइकिल में किस फॉर्म में दिखेगा? क्रोमेटिन में। इस क्रोमेटिन के अमाउंट को 2C कहते हैं। अगर क्रोमोसोम दिखेगा, अगर क्रोमोसोम दिखेगा, इफ लिख रहा हूं, इफ क्रोमोसोम विजिबल, तो मुझे कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अगर ये सेल है जिसमें 6 क्रोमोसोम है, ह्यूमन का सेल होता तो 46 होते, तो मैं ऐसे 46 बनाता। ये जो मैंने बनाए ये 46 बनाता। सही है सर? तो कितने बना दिए मैंने यहां पर बना दिए टोटल कितने क्रोमोसोम? 6।
सही है, 6 बना दिए। और एक साइड का ये और ये, इसे एक सेट कहते हैं, इसे कहते हैं 1 सेट। ऐसे कितने सेट हो गए? 2, इसलिए हम एक सेट को n लिखते हैं, मतलब इसको मिला के n लिखेंगे। ह्यूमन के केस में n बराबर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। तो इसे मैं एक अलग अलग तरह के इन तीनों क्रोमोसोम को n लिखूंगा। तो ये ऐसे 2 है ना, तो 2n लिख दिया और टोटल कितना हो गया? 6। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जीवन फेज में क्रोमैटिन दिखता है। अगर क्रोमोसोम दिखेगा तो ऐसे दिखेंगे, क्लियर है। और ये जोड़े को होमोलोगस पेयर कहते हैं। एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम को होमोलोगस पेयर कहते हैं। अलग अलग जैसे क्रोमोसोम के एक सेट को हम n बोलते हैं हैप्लॉइड। ऐसे 2 सेट है, इसलिए डिप्लॉइड लिखा। अब आ जाओ जरा, एस फेज में क्या डबल होगा? डीएनए डबल हो जाएगा। और क्या होता है? सेंट्रियोल डबल होता है। और क्या होता है? स्टोन्स बनती हैं। अब आओ, अब क्या होगा बेटा? G2 फेज में ये अमाउंट 2C + 2C कितना हो गया है? 4C हो गया है। अब क्या होगा? पहले ये सिंगल एक क्रोमोसोम था, अब ये 2 क्रोमेटिड वाला, जिन्हें आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। इधर देखें सारे बच्चे, इधर देखें मेरी तरफ, पूरा ध्यान लगाएंगे, पूरा ध्यान मेरी तरफ लगाएंगे बेटा, ध्यान से समझे। मेरे पास जीवन फेज में इसे क्रोमोसोम कह रहे हैं, एक सिंगल क्रोमोसोम कह रहे हैं, ध्यान दो बेटा, इसे सिंगल क्रोमोसोम कह रहे हैं, ठीक है। और इसके जैसा एक और है, तो ये पेयर हो गया। कौन सा पेयर हो गया? होमोलोगस पेयर हो गया, सही है। ये कौन सा पेयर हो गया? होमोलोगस पेयर हो गया। ये कौन से फेज का क्रोमोसोम है? ये जीवन फेज का है। लेकिन G2 फेज में हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड होते हैं, हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड होंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये कितने क्रोमोसोम काउंट होंगे? ये भी 2 काउंट होंगे। ये कितने काउंट होंगे? 2 काउंट होंगे। पर इन दोनों को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये चीज क्रोमेटिड है। समझ में आ रहा है? इन दोनों को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? अगर यहां कैपिटल ए है तो यहां पर जीन कैपिटल ए होगी, यहां स्मॉल ए है तो यहां स्मॉल ए होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से। तो सिस्टर क्रोमेटिड का मीनिंग होता है कि उनकी जीन्स सेम है। जो जीन ये दोनों इस पर है तो ये दोनों भी इस पर हैं, तो सिस्टर क्रोमेटिड की जीन्स सेम है। इसीलिए हम लिखते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड की जीन सेम होना जेनेटिकली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल समझ में आता है? दोनों की जीन सेम है, क्लियर है। यहां पर एक क्रोमोसोम, ये G2 फेज का हो गया, यहां एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं? 2 क्रोमेटिड हैं। सर जी ये तो कल आपने मस्त समझाया था, मैं आया भी था, लेकिन फिर से देखना है हमें। क्या ये वाली बातें क्लियर हुई? जल्दी बताओ। सर आज रिवीजन करा रहे हो? नहीं बेटा, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। कहते हैं ना कि 0 से सुपर लेवल, अबव लेवल, मस्त लेवल तक लेके जाना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, सही है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने आपको, ताकि आपको सारी चीजें दिमाग में सेट होने लगे, आपको चीजें आने लगे, अच्छे से करने लगो, ठीक है। और मियोसिस के बेसिक्स भी बताएंगे। जल्दी करो, यहां तक कोई डाउट है? जेनेटिकली आइडेंटिकल शब्द का मतलब समझ में आ रहा है? इसकी और इसकी जीन से। मैं दूसरी बात एक चीज समझ, होमोलोगस पेयर का क्या मतलब है? ये देख, होमोलोगस पेयर का ये मतलब है कि कैपिटल ए जीन जो है, मान लो ये आई कलर की है, ये ब्लैक आई की है, मान लेते हैं, तो यहां पर स्मॉल ए जीन है, ये ब्लू आई की है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पैरेलल लोकेशन पर दोनों, ये आई कलर की है ना, ऐसे अलग हो सकती है कि भाई एक ब्लैक आई की, एक ब्लू आई की है, लेकिन है तो दोनों आई कलर की। होमोलोगस का यही मतलब होता है। मान लो ये हेयर कलर की है, यहां पर कैपिटल बी मतलब ब्लैक हेयर, ये ब्राउन हेयर की है। आप समझ लो ध्यान से, ये ब्राउन हेयर की है। तो होमोलोगस पेयर का मतलब उनकी शेप सेम है और पैरेलल लोकेशन पे, मतलब जहां ये है उसके पैरेलल सेम कैरेक्टर की जीन है। आई कलर क्या है? कैरेक्टर होता है,
और ब्लैक और ब्लू ये उसकी फॉर्म होती है, फॉर्म मतलब उसकी टाइप होती है, ये उसकी फॉर्म होती है। तो व्हाट इज होमोलोगस पेयर? होमोलोगस पेयर यहां पर कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए की एक और कॉपी यहां बनेगी, स्मॉल ए की एक और कॉपी यहां बनेगी, पर ये पैरेलल में सेम कैरेक्टर के लिए, जैसे कि किसके लिए? आई कलर के लिए। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं बताओ? आई समझ? सर आज नोट इन विच केस क्रोमोसोम विल बी, बेटा क्रोमोसोम कभी भी जीवन फेज में दिखते नहीं है, ठीक है, कुछ स्पेशल एक्सेप्शन है, वहां दिखते हैं पर हमें नहीं करना। तो क्रोमोसोम नहीं दिखते, पर दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे? मेरी बात सुन, G2 में ऐसे दिखते हैं, G2 में भी नहीं दिखते तो M में है, तो M में ऐसे वाले दिखेंगे ना, क्योंकि G2 के बाद आता है। मुझे बता, M G2 से पहले आता है बाद में आता है? सर बाद में आता है। तो G2 में जो क्रोमेटिन डबल हो गया वो क्रोमोसोम ऐसे बनाएगा, पर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हैं, उसको दिखाने के लिए मुझे ये वाला समझना है। सुन ध्यान से सुन, व्हाट इज होमोलोगस पेयर? होमोलोगस पेयर का मतलब है जिनकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है। दूसरा, हैव जीन फॉर सेम कैरेक्टर। सेम कैरेक्टर मतलब जैसे कि आई कलर एट पैरेलल लोकेशन, पैरेलल लोकेशन पर हमारे पास यही क्या प्रेजेंट होगी बेटा? यही चीज प्रेजेंट होगी। तो पैरेलल लोकेशन पर आप खुद से देखो, पैरेलल लोकेशन पर मेरे पास यही चीज प्रेजेंट होगी। तो ये पैरेलल लोकेशन पर कैपिटल ए स्मॉल ए है, क्लियर है? इसे हम क्या बोल रहे हैं? होमोलोगस पेयर बोल रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी सेम है, पैरेलल लोकेशन पर सेम जीन प्रेजेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बता दो। इसे होमोलोगस पेयर कहते हैं। जैसे मान लो यहां हेयर कलर की जीन है, ये हेयर कलर की है, तो इसके पैरेलल हेयर कलर होगी। यहां आई कलर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि यहां आई की जीन है, यहां हेयर की होगी, ठीक है, क्लियर है? और उनकी देखो शेप एक जैसी है, इन्हें होमोलोगस पेयर कहते हैं। दूसरा, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? उनकी जीन सेम होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? कॉपी। और ये कॉपी किस फेज में बनी थी? ये कॉपी बनी थी एस फेज में। तो जो एस फेज में डबल हुआ वो एक्चुअल में क्या डबल हुआ? सिस्टर क्रोमेटिड डबल हुआ, इसलिए उन्हें जेनेटिकली आइडेंटिकल कहते हैं। क्या हम आगे चल सकते हैं? नोट करना है, बिल्कुल करना है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, देखने में कैसे दिख रहे हैं। मेरी बात बता, क्या इस मार्कर का और इसका, पेंसिल का, देख इधर बेटा, इस पेंसिल का और इस मार्कर का स्ट्रक्चर एक जैसा है? नहीं। मुझे बता देखकर, इधर ध्यान से देख बेटा, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है? हां सर। इन्हें होमोलोगस पेयर कह सकता हूं, जोड़ा हो गया, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये इसका कलर अलग है, इसका तो क्रोमोसोम अलग अलग है, पर देखने में एक जैसे हैं, तो इसे कहते हैं होमोलोगस पेयर। सही है, देखने में एक जैसे हैं। आ गई समझ? बोलो जल्दी से बेटा। एलील जीन पे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये टॉपिक उसको इतना नहीं रहा। अभी जीन एलील पे एक बढ़िया डिस्कशन करेंगे बाद में। अभी तो सिर्फ ये समझ कि होमोलोगस पेयर देखने में एक ही जैसे होते हैं और उस पर एक ही कैरेक्टर की जीन होती है। कैरेक्टर शब्द का मतलब होता है जैसे आई कलर, आई कलर जो है कैरेक्टर है, उसमें ब्लैक आई, ब्लू आई, रेड आई कितनी भी हो सकती है, मान लो कुछ भी है, लेकिन आई कलर की जो भी जीन होगी, एक अगर यहां है तो दूसरी फिर यहां होगी। यहां आई कलर है, यहां हेयर कलर नहीं हो सकता, ऐसे पैरेलल अलग जीन नहीं होती है। इतनी चीज ठीक है? हाँ हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है डोपा, व्हाट इज डोपा? तुझे डोपा नहीं पता? भगवान, क्या होगा तेरा? ड्रॉपर में तो यही चल रहा है बेटा, डोपा से होगा, है ना? उनका तो डोपा मस्त जा रहा है, वो अपना करते हैं आंसर। उनके डोपा में क्वेश्चन भी बढ़ा दिए, 12 कर दिए मैंने। मैं नेक्स्ट क्लास से 15 करने वाला हूं। अब तुम डोपा के क्वेश्चन करोगे नहीं तो फिर कैसे होगा?
है ना। ठीक है, आ जाओ, ये वाली स्लाइड ले लो, लिख लिया है, आगे चल रहे हैं, आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे। ठीक है, इधर देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरा नाम लो, गधे इधर पढ़ पहले। हाँ भाई, ये क्रोमोसोम कितने हैं सर जी? ये 2n इज इक्वल टू 6 क्रोमोसोम है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कौन से फेज के हैं? G1 फेज के हैं। S फेज हुआ, ये वाले कौन से फेज के हैं सर जी? G2 फेज के। कितने क्रोमोसोम है इसमें? सर मुझे तो पेयर जोड़े दिख रहे हैं, लेकिन का नंबर अभी भी कितना है? 6। ना व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस में देखो क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ऐसा, ठीक है, इस जोड़े में से ये सिस्टर क्रोमेटिड पे यहां जुड़े, सॉरी सेंट्रोमियर पे ऐसे जुड़े रहते हैं। हर एक जोड़े में से एक क्रोमेटिड इसमें जाएगा और दूसरा क्रोमेटिड इसमें जाएगा, ऐसा होने वाला है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो माइटोसिस है, जिसे आप एम फेज कह रहे हो, एम फेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। एम फेज में ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड हैं। और इनकी जीन्स सेम है क्या? हां सर, सेम है जीन दोनों पे, जो इस पर जीन है वो इस पे जीन है। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड इसमें आ गया, दूसरा इसमें आ गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। ऐसे ही एक इसमें पहुंच गया, एक इसमें पहुंच गया। किसमें से? यहां में से। ठीक है, ऐसे ही एक यहां आ गया बेटा, और एक ऐसे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे हमारे पास ऐसे, इस तरीके से आप देखोगे तो हमारे पास क्या, ये देखो ध्यान से, इसमें क्रोमोसोम कितने? 6। इसमें क्रोमोसोम कितने? बताओ जल्दी से। इसमें क्रोमोसोम कितने? 6। इसमें कितने हैं? 6। ठीक है, अलग क्या हुआ है? ये और ये अलग हुए हैं, इन दोनों में से सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए हैं। सही है, इसे माइटोसिस कहते हैं शॉर्ट में। अब मैं आपसे पूछता हूं, जीवन में कितने क्रोमोसोम थे? सर जीवन में, इधर देख ध्यान से। अब मैं कहता हूं तेरे से सेल साइकिल बना ले बेटा। ठीक है, बना ली। सेल साइकिल के फेजेस बना लिए। ये तूने एम बनाया, G1 बनाया, S बनाया, G2 बनाया। यहां कितने क्रोमोसोम हैं? सर 6 है। S में भी 6, G2 में कितने हैं? 6। जब M फेज के बाद 2 सेल बने, एक और 2 सेल बने, ये बना और ये बना, इन्हें 2 डॉटर सेल कह रहे हैं। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी पड़ेगी। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के, पहला, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हुए हैं क्या? सर नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी दोनों में 6 हैं। सही है। दूसरा, क्या ये सेल में जो जीन है वही इस सेल में होगी? बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या किया है, ये दोनों की जीन सेम थी, एक इसमें चला गया और एक इसमें चला गया। तो इसमें 2 बातें आपको समझनी है। पहला, कि माइटोसिस और एम फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलते। दूसरा, दोनों तरह के सेल्स में जीन एग्जैक्टली सेम होती है। इसीलिए कहते हैं कि माइटोसिस से बने हुए सेल जेनेटिकली सेम होते हैं। जेनेटिकली सेम होने का बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। आप, मैं, हम सब लोग कभी ना कभी एक सिंगल सेल जाइगोट से बने थे। जाइगोट में माइटोसिस से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। और आज भी हमारे जो ब्लड सेल्स में डिवीजन होती है वो कौन सी होती है? माइटोसिस होती है। इसका मतलब मैं अपने स्किन सेल का डीएनए ले लूं या हेयर सेल का डीएनए ले लूं, वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि वो माइटोसिस से बने हैं। तो माइटोसिस में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, ये डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है। इक्वेशनल शब्द का मतलब है कि बनने वाले 2 सेल एक दूसरे के क्रोमोसोम नंबर सेम है। मतलब जिन सेल से ये बने हैं उन सेल के नंबर, और जो दो डॉटर सेल बने हैं उनकी संख्या क्रोमोसोम की नहीं बदलती।
पूरी सेल साइकिल में क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदल रही है, इसे इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट, बनने वाले सेल जेनेटिकली सेम है, मतलब उनमें सेम जीन है, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड में सेम जीन थी, तो बनने वाले सेल जेनेटिकली सेम होंगे। तो माइटोसिस हमेशा जेनेटिकली सेम सेल बनाती है, मतलब ऐसे सेल बनाती है जो एग्जैक्टली सेम है। फिर सवाल यह उठता है, स्किन सेल अलग दिखता है और हमारा क्या है बेटा, स्किन सेल अलग दिखता है पर हमारा लिवर सेल अलग दिखता है, मतलब क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे, या इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप मान लो आप है, आपका भाई है, सिस्टर है, सब लोग है, मान लो आपका पूरा कुनबा है, बहुत सारे लोग हैं, 10-15 लोग हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आप स्कूल गए, आपने क्या करी, आप एक स्कूल में गए, उसका नाम एक्स है, आपका भाई दूसरे स्कूल में गया वाई, उसने अलग ड्रेस पहन ली, आपने अलग ड्रेस पहन ली, ठीक है। आपका सिलेबस अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है, तो अलग हो गए ना। अब आप दोनों में कुछ अंतर आ गया, पहले घर में थे बिल्कुल सेम थे। ऐसे ही जब डिवाइड होके सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, बाद में जो उसमें कुछ बदलाव आते हैं, उनका डीएनए तो सेम होता है, बाद में कुछ बदलाव आते हैं, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देखने में स्किन सेल, मसल सेल, लिवर सेल अलग अलग दिखते हैं क्योंकि उनमें अलग तरह की जीन्स काम करती हैं। पर क्या जीन क्या है उसमें, सारी हैं, बिल्कुल सारी प्रेजेंट होती हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे समझ आ गया, नहीं आ गया? हां सही कह रही है बेटा अनन्या, देख रहा है विनोद सर कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पूरी मेहनत से समझा रहे हैं। 2 बातें समझ में आ गई? कुणबा पूछ रहा, सुन मेरी बात, सुन ध्यान, सुन ध्यान से। अरे लिख ले भाई, दोबारा लिख ले, कोई बात नहीं, पर ये लिखना, अगर लिखा हुआ है तो मत लिख तेरे नोट्स में, अगर नहीं लिखा है तभी लिखियो। हाँ म्यूटेशन बताऊंगा बेटा, एक रिपीट, अब पिटाई कर दूंगा रिपीट का नाम लिया तो। मैं देख मेरी बात सुन, एम फेज क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट चेंज इन डॉटर सेल, और जो दोनों सेल है जो जेनेटिकली सेम बनेंगे। और माइटोसिस क्या करती है, माइटोसिस गिव जेनेटिकली सेम सेल। बेटा अगर जिन बच्चों ने लिखा हुआ है, कोई लाइन ऐसी मिल रही है नहीं लिखी हुई है तभी लिखो, नहीं जिन्होंने कल नहीं लिखा था लिख सकते हो, जेनेटिकली सेम सेल। और जिन्होंने कल लिखा था फिर लिखना चाहे लिख लो, याद ही तो होगा यार। कैरियोकाइनेसिस एम फेज में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कैसे करेंगे, ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ। हां ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, चलो एनसीईआरटी रीड करते हैं, एक एक लाइन समझेंगे। देखो एम फेज के स्टार्टिंग में लिखा है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल में सबसे ज्यादा ड्रामा G1S G2, सबसे ज्यादा ड्रामा एम फेज में चल रहा है। इसका क्या मतलब है, कौन सा ड्रामा चल रहा है भाई? सीरियल चल रहा है कोई? नहीं। नाटक चल रहा है? नहीं। अनुपमा वाला सीरियल चल रहा है? नहीं बेटा। तो क्या चल रहा है एक्चुअल में, क्या चल रहा है बेटा? ड्रामा क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में।
उसे कह रहे हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। मतलब क्या है, बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल कह रहे हैं, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत उथल पुथल चल रही है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, और सारी चीजों का बंटवारा होगा, न्यूक्लियस बटेगा, साइटोप्लाज्म बटेगा, तो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होगी वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल की, सेल के सारी चीजों का बंटवारा होने वाला है। सही समझ में आ रही है? अरे सही समझ में आ रही है लाइन? सारी चीजों का बंटवारा होने वाला है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट, जिस सेल से बने हैं, और बच्चे, मतलब पेरेंट मतलब जिससे बना है और जो सेल बना है, सेम रहता है, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। सही है? दो फॉर कन्वीनियंस, देखो मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी ने लाइन बोली और मैं भी बोलता हूं इस बात को। देखो, सेल साइकिल एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, फेजेस हमने बनाए हैं, पर यह पूरा प्रोसेस लगातार चलता है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अलग अलग है कुछ, ये तो हमने पढ़ने के लिए चेंज को फेज का नाम दिया। ये चीज यहां लिखता है, देखो, दो फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए, माइटोसिस को हमने अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है, बट इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें क्लियर कट लाइन नहीं बनाई जा सकती। ऐसी लाइन नहीं बनाई जा सकती। मुझे बताओ, तुम बचपन से, अब जो तुम्हारी एज हो गई है, क्या तुम्हें जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होता था अगले दिन एज बढ़ जाती थी, कुछ पता चलता था फर्क कि नहीं आज मेरे एक सिंग, दो सिंग एक्स्ट्रा निकल आए, 5 साल का हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लाइफ एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही सेल की जो जिंदगी है, सेल साइकिल है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। उन बदलाव को हमने फेजेस का नाम दे दिया है, पर कोई ऐसा नहीं है कि एकदम पक्की लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो, इसके बाद ये तो इस फेज में है, वो ऐसा मतलब बहुत फिक्स लाइंस नहीं है। जैसे मैं कह सकता हूं कि प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, पर उसको मैं ये भी तो कह सकता हूं मेटाफेज के स्टार्टिंग में टूट रही है। आ रही है समझ? ये बातें आ गई समझ? बोलो बेटा, सही है? इसीलिए अक्सर कहावत रहती है ना कि यार पूरा समय निकल गया जीवन का, लाइफ का पता ही नहीं चला कहां गई, क्योंकि लाइफ में फेजेस आते चले गए, वो पास होते चले गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। ऐसे ही तुम्हारा देखो, अभी 11th में हो, फिर 12th में आ जाओगे, भगवान करे डॉक्टर भी बन जाओगे, 5 साल के बाद फिर तुम डॉक्टर बन के निकलोगे, है ना, और तुम जाओगे अपने पड़ोस वाले भैया के पास, कहेंगे भैया ये सामान देना, वो कहेगा ले भाई खुले पैसे लेके आ, वो भगा देगा तुम्हें। कहोगे यार ये तो डॉक्टर की भी इज्जत नहीं करता, सर ने कहा तो बहुत इज्जत मिलेगी। बेटा इज्जत तुझे हॉस्पिटल में मिलेगी, रोड पे जाके इज्जत खोजेगा वहां नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल में जाएगा ना, लोग लाइन बना के खड़े रहेंगे, वहां इज्जत मिलेगी। तेरे आसपास के लोग जो तुझे पहले से जानते होंगे वो इज्जत देंगे। तू सोच कि तेरे को, तू रोड पे चल रहा है, रिक्शा वाले से कह रहा है मैं डॉक्टर हूं, मुझे 5 रुपए कम कर दो, वो नहीं करेगा भाई, है ना, उतार और देगा तुझे। समझ आ रही है? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखा करो। जैसे तुम लोग क्या है ना, मेडिकल कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, बैग टांग लेते हैं, फिर अपने रिलेटिव में कोई बूढ़े आदमी होते हैं या उनसे सीधे मुंह बात नहीं, अच्छा मैं तो मेडिकल डॉक्टर बन ही गया, वो नहीं होता बेटा। इज्जत जो है उन्हीं लोगों से मिलेगी जब कुछ अचीव कर लोगे, जो तुम्हें जानते हो या तुम्हारे प्रोफेशन में आए वहां पर, है ना, क्लियर है? सही है? ऐसे ही मैं कल गया, मतलब हम लोग जनकपुरी विद्यापीठ में है, तो मैं तो हेड हूं वहां पे, मैं गया, गार्ड को मैंने बोला ये भैया गेट खोलो, गाड़ी अंदर करनी हो, मुझे पहचानता भी नहीं था, और वो मुझे कैसे पहचानेगा, क्योंकि वो यूट्यूब थोड़ी देखता है, या उसको नहीं पता मैं कौन हूं। तो उसने कहा कौन हो आप, अड़का दिया, मुझे भगा दिया। फिर मैंने, मतलब कोई आए, उन्होंने देखा कि अरे सर सर है, तो समझो इस बात को, इज्जत तुम्हें वहीं मिलेगी जहां पर जगह है वो, ठीक है? हाँ, आ रही है? एक कह रहा है सर आप जोक सीरियस हो, नहीं बेटा मैं जोक नहीं, मैं रियल बातों को अलग तरीके से बताता हूं, सच तो सच है। सही है ना? हाँ हाँ, फिर मैं जा रहा था तो वो सैल्यूट कर रहा था, तो वो बाद में मिलेगी, है ना, बाद में मिलेगी, ठीक है? हाँ ठीक है, बाद में मिलेगी, सही है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसलिए डॉक्टर बनो फिर मिलेगी बेटा इज्जत। आ जाओ, प्रोफेज की बात करेंगे। पहला फेज पढ़ेंगे प्रोफेज, पहला फेज पढ़ेंगे प्रोफेज, है ना? हाँ ठीक है। और फिर वैसे भी यार आ जाओ ना जल्दी, फास्ट पढ़ाओ बेटा। क्विसेंट स्टेज वगैरह मैंने जी नॉट नहीं बताया, जी नॉट नहीं बताया, ध्यान से सुन, प्रोफेज की बात कर रहा हूं, अब सुन ध्यान से।
मैं तुझे अब सेल डिवाइड करने जा रहे हैं, हम माइटोसिस करने जा रहे हैं। पहली बात, हम माइटोसिस प्रोकैरियोट में करने जा रहे हैं कि यूकैरियोट में? सर यूकैरियोट में, क्योंकि आपने बताया कि सेल साइकिल किस में होगी? यूकैरियोटिक सेल में। दूसरी बात, हम करने जा रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब पहले हम न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। सही है सर, ये दो बातें समझ में आ गई। कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है प्रोफेज। प्रो शब्द का मतलब शुरुआत या पहला होता है। शुरुआत में क्या होगी जरा आप समझो। शुरुआत कहां से होगी? G2 फेज के बाद, क्योंकि G2 फेज के बाद M फेज आता है। M फेज का पहला फेज क्या है? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज क्या है? बता बेटा, पहला फेज क्या है? पहला फेज हमारे पास प्रोफेज है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक सिटी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें जो सबसे पहले पड़ती है उसमें 4 गलियां हैं, उनमें जो सबसे पहली गली का पहला घर है, तो उसको ऐसा भी तो कह सकता हूं उस सिटी का वो पहला घर हो गया। मान ले तेरे से कोई बोले कि मुझे बताओ कि एम फेज का पहला फेज क्या है, उसमें ऑप्शन में प्रो फेज है, तो गलत कहां है? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस का पहला है ना वो, समझ में आ रहा है। और अगर आपसे कोई पूछे कि G2 फेज के बाद क्या आएगा, प्रोफेज ही तो आएगा, क्योंकि प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का पहला है और कैरियोकाइनेसिस एम फेज का पहला है। कुछ आ रही है समझ विनोद? बता बेटा। हां सर आ रही है, ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। सही है सर, टीलोफेज पढ़ा, पढ़ ले चुपचाप, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ ले, बातें मत बना। इधर देख बेटा, ये तेरे पास सेल है, ये G2 फेज का सेल है। यहां डीएनए किस रूप में है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। सही है, बढ़िया है सर। यहां पर डीएनए फिर से किस रूप में? क्रोमेटिन की फॉर्म में, डबल हो चुका है। ये तेरे पास सेंट्रोजोम है जो यहां है, ऐसे सेंट्रोजोम ये रहा। सर आप रिवाइज करो पूरा, हम समझेंगे, ठीक है। इधर देख बेटा, ध्यान से सुन क्या होने वाला है, ध्यान से सुन। प्रोफेज में क्या होता है ये देख, ये क्रोमेटिन कंडेंस करेगा, क्रोमेटिन कंडेंस करेगा। ये देख क्या क्या होने वाला, ध्यान से सुन। मेरे पास ये हमने क्या बनाए हैं? सेंट्रोजोम बनाए हैं ऐसे। कितने सेंट्रोजोम बनाए हैं? 2। ये कब डबल हुए थे? एस फेज में। तो प्रोफेज में क्या क्या चीजें होंगी उसको समझना है। ये डेंस स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस है, समझ इस बात को बेटा, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इसमें आरएनए बनता था। ये तेरा क्रोमेटिन है, सही है? हां सर। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हां सर, बढ़िया, समझ में आ रहा है। मैं 3 चीजें बताऊंगा। प्रोफेज में सबसे पहले क्या कंडेंस होगा? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन कंडेंस होके तुझे क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, और हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखने लगेंगे, ऐसे हर एक क्रोमोसोम में तुझे 2 क्रोमेटिड ऐसे दिखने लगेंगे। देख बेटा ध्यान से। तो प्रोफेज का पहला इवेंट क्या है? ध्यान से सुन, पहला इवेंट क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कैसा था? आपस में उलझा हुआ था, इंटरवाइंड था, ठीक है। वो थोड़ा सुलझेगा, सुलझने को कहते हैं अनटेंगल्ड होना। सुन रहे हो बेटा? अनटेंगलिंग, सुलझना। अनटेंगल होने के बाद वो क्या होगा? कंडेंस होगा। सुलझने के बाद कंडेंस होगा, और क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? फॉर्म क्रोमोसोम। इतनी बात याद होगी तो हम क्रोमोसोम देख पाएंगे, और ये माइक्रोस्कोप में दिखता है प्रोफेज में। तो जो क्रोमेटिन है वो उलझा हुआ था, उलझे होने का मतलब आपस में उलझा हुआ था डबल होने के बाद भी, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम सुलझा रहे हैं और फिर क्रोमोसोम बना रहे हैं, सही है। क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड दिखेंगे? क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखेंगे, क्योंकि G2 फेज के बाद बन रहा है, सही है ये भी सर। उसके बाद क्या होगा? सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल। सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल। सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पर मूव कर जाएगा, अपोजिट पोल पर मूव कर जाएगा। जब सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पर ऐसे चला गया, ध्यान दे बेटा, ये सेंट्रोजोम है, इसके आसपास ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं ऐसे, तो इसे एस्टर कहते हैं। ध्यान दे बेटा, ये सेंट्रोजोम हो गया, हां सर, और इसके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। अब अगर माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रोजोम को साथ ले लें तो एस्टर का मतलब होता है स्टार, समझ आ रहा है? स्टार जैसा दिखेगा। और फिर इससे क्या आने स्टार्ट हो जाते हैं? स्पिंडल फाइबर।
तो ये वाले धागों को क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। अच्छा, ये तीनों चीजों को मिला के किसको किसको? सेंट्रोजोम, माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर को हम माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। आ रहा है समझ? माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। कोई डाउट है कि नहीं बताओ? तो सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एस्टर बनेगा, एस्टर बना दिया मैंने। उसके बाद क्या होगा? स्पिंडल फाइबर आएंगे, स्पिंडल फाइबर आएंगे। और लास्ट में क्या होगा? ईआर, गोल्जी बॉडी। ये ऑर्गेनल डिसअपीयर हो जाती है, नहीं दिखती। न्यूक्लियस डिसअपीयर मतलब एक तरीके से टूट सी जाती हैं, डिसअपीयर हो गई। और लास्ट इवेंट क्या है? सबसे लास्ट में क्या टूटेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा। सर ये आपने कल भी बताया था, लेकिन मैं रिपीट किया जानबूझ के, ठीक है। ये लास्ट इवेंट है, ये लास्ट इवेंट है इसका, ठीक है। ये लास्ट इवेंट है बेटा, ये लास्ट इवेंट है, ठीक है। ये चीज होगी। अब आप खुद से देखो, ये देखो कि यही होने वाला है। इसको अपोजिट पोल पे ले गए ऐसे, फिर इससे क्या बना दिया? ये बना दिया, एस्टर बना दिया इसको, और फिर इससे क्या आने स्टार्ट हो गए? स्पिंडल फाइबर। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी टूट गई? नहीं। क्लियर है? ये प्रोफेज में होता है। और अगर आप प्रोफेज के राइटअप को देखें, क्या ये लास्ट क्लास में लिखा था? हां सर लिखा था, तो मत लिख, सिर्फ रिवाइज कर। सही है बेटा? हां, याद हो गया? याद ही तो कराना है, और किस लिए पढ़ा रहे हैं? याद हो गया? हां सर याद हो गया। आ जाओ, एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे। देखो ध्यान से देखना है, एक लाइन देखेंगे एनसीईआरटी की। देख बेटा, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलोज द एस और G2 के बाद आती है। इन एस एंड G2 फेज नया डीएनए मॉलिक्यूल बना है, आर नॉट डिस्टिंक्ट इंटरवाइन। समझ इस बात को बेटा, नॉट डिस्टिंक्ट इंटरवाइंड का क्या मतलब है? बन तो गया है डबल, पर आपस में उलझा हुआ है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल ये क्रोमेटिन है, उसकी कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। सही है? और फिर क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड, मतलब पहले वो सुलझेगा, फिर कंडेंस होना स्टार्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन होगी। सेंट्रोजोम कहां जाएगा? अपोजिट पोल पर जाएगा। और वो कब डबल हुआ था सेंट्रोजोम? एस फेज में डबल हुआ था। कहां जाएगा? अपोजिट पोल पे। सही है? और जब प्रोफेज खत्म होगा तो तुम्हें क्या क्या दिखेगा? सुनो, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोमल मटेरियल ने क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। क्रोमोसोम आर सीन टू कंपोज्ड ऑफ दो क्रोमेटिन, एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए हैं। ये दो क्रोमेटिड इस सेंट्रोमियर पर, ये सेंट्रोमियर है, ये दोनों क्रोमेटिड हैं जुड़े हुए। सेंट्रोजोम जो हमने डबल किए थे एस फेज में, वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल, उसे क्या कहते हैं? एस्टर। एस्टर को ले लो और साथ में स्पिंडल फाइबर को ले लो, उसे कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। क्या क्या बताया था? क्या बताया था आपको? सेंट्रोजोम दोनों, माइक्रोट्यूब्यूल, और साथ में क्या है बेटा? प्लांट में कैसे बनेगा? सुनो, प्लांट में क्या होता है? सेंट्रियोल नहीं होते, न्यूक्लियस के बाहर डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर बनते हैं। हम ये चीज लिखते हैं कि एनिमल में एस्टर बनता है, तो एनिमल में एस्टर फॉर्म होगा, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं? एस्ट्रल एनिमल में। प्लांट में विदाउट एस्टर होता है, डायरेक्ट बनते हैं स्पिंडल फाइबर। विदाउट एस्टर उसे एन एस्ट्रल कहते हैं। एन का मतलब एब्सेंट, एन एस्ट्रल कहते हैं। तो प्लांट में क्या होता है? विदाउट एस्टर डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इसलिए उसे एन एस्ट्रल कहते हैं। समझो, एनिमल सेल में क्या होगा? दो एस्टर होते हैं,
इसलिए उसे या तो एस्ट्रल बोलते हैं या एम्फीबियन होता है ना, बोथ लैंड एंड प्लांट में, एम्फी एस्ट्रल या एस्ट्रल बोलते हैं एनिमल सेल को। प्लांट में स्पिंडल फाइबर बिना एस्टर के डायरेक्टली न्यूक्लियस के बाहर बनते हैं, इसलिए प्लांट वाले को एन एस्ट्रल कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप। तो एंड ऑफ प्रोफेज में अगर उन्हें हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ना गोल्जी दिखेगी, ना ईआर दिखेगा, ना न्यूक्लियस, ना न्यूक्लियर एनवलप। यहां तक सारी बातें क्लियर है, एक एक लाइन सही है। अब हम मेटाफेज की बात करेंगे। मेटा का मतलब होता है मिडल, मेटा का मतलब होता है बीच में, मिडल। आ जाओ, यहां तक ठीक है? हां, प्लांट में भी सेम डिवीजन होती है, लेकिन प्लांट में कुछ अंतर है। पहला, प्लांट में स्पिंडल फाइबर एस्टर से नहीं बनते, बिना एस्टर के डायरेक्ट बनते हैं, यह डिफरेंस होता है, बाकी सेम है। ठीक है बेटा? इसको लिखना क्यों है तुम्हें? क्या लिखना है इसमें? ये लिख लो, मेटा मिडल को बोलते हैं, सेंटर को बोलते हैं, सेंटर को मेटा बोलते हैं बेटा। हां, सेंट्रोजोम, सुन ध्यान से, सेंट्रोजोम साथ में माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर, एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, माइटोटिक अपरेटस। तो सेंट्रोजोम पार्ट हुआ ना माइटोटिक अपरेटस का। ठीक है बेटा, छुट्टी का टाइम आधे घंटे में छुट्टी कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले आपको, बस। ठीक है, खुश? हाँ, तुम्हें बेटा स्कूल में 5 नंबर का आएगा, ये लिखने को आ जाएगा 5 नंबर का। आज हम मेटाफेज की बात करते हैं। देखो मेटाफेज में क्या है, क्या क्या हुआ है, पहले सुन लो ध्यान से। मेटाफेज में क्या होगा पहले समझो। देखो, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे जा चुका है, हां सर जा चुका है। इनसे स्पिंडल फाइबर ऐसे बन रहे हैं, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। हमारे पास ये क्रोमोजोम है जिसपे 2 क्रोमेटिड है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, ऐसे कहीं पर है, ऐसे करके। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पास ये जो क्रोमोजोम है जिसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इस पर ये सेंट्रोमियर है, दिस इज सेंट्रोमियर, और उस पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर लगता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो मेरे पास क्या क्या चीज है देखेंगे, दिस इज सेंट्रोमियर, कोई डाउट है? नहीं सर। और ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको काइनेटोकोर कह रहे हैं। स्पिंडल फाइबर इन सभी के काइनेटोकोर पे जुड़ेगा। ये जितने भी क्रोमोसोम हैं इनके काइनेटोकोर पे जाकर जुड़ेगा। पर सीक्वेंस कैसे रखेंगे अभी बता रहा हूं। इस पर ये काइनेटोकोर है बेटा, इस काइनेटोकोर पे जाकर स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे। आप देख लो, हर एक क्रोमोसोम से 2 धागे जुड़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देख सको, हर एक क्रोमोसोम से 2 थ्रेड जुड़ रहे हैं, ऐसा होगा। तो मेटाफेज में सबसे पहले क्या होगा, सुनो ध्यान से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद करेंगे साथ के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? डिसअपियर हो गई। हां सर, डिसअपियर कर दी। उसके साथ क्या करोगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर कर दिया, उसके साथ क्या करोगे? उसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाएंगे। क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाएंगे, पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ देखो, मैंने कल भी बताया था आपको, ये मुझे क्रोमैटिन दिख रहा है, इससे मुझे ये प्रोफेज के क्रोमोसोम हैं, ये वाले, ये प्रोफेज के क्रोमोसोम हैं, और मेटाफेज का क्रोमोसोम ये है। तो मुझे बताओ, मेटाफेज का क्रोमोसोम इस प्रोफेज से बड़ा, सॉरी, छोटा और कंडेंस है कि नहीं? ये प्रोफेज के हैं और ये वाले किसके हैं? मेटाफेज के। तो किसमें ज्यादा कंडेंस है? देखो,
इसको कंडेंस करके ये बनाया, तो कंडेंसेशन से चीज छोटी बन रही है ना, तो ये फुली कंडेंस हुआ कि नहीं? ये वाला क्या हुआ? फुली कंडेंस हुआ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रोमैटिन की कंडेंसेशन कब स्टार्ट होती है? प्रोफेज में। क्रोमोसोम कब दिखते हैं? प्रोफेज में। पर इलेक्ट्रॉन सॉरी हमारे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में अच्छे से क्रोमोसोम कब दिखेंगे? मेटाफेज में। तो मेटाफेज में वो क्यों दिखेंगे? क्योंकि फुली कंडेंस हो जाएंगे। इसीलिए मेटाफेज। सो मेटाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम इज क्लियरली विजिबल इन, क्रोमोसोम इज क्लियरली विजिबल इन किसमें? इन लाइट माइक्रोस्कोप। और उसमें भी हम उसका क्या देख सकते हैं? स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं। क्या विजिबल होगी? मॉर्फोलॉजी विजिबल होगी। एनसीईआरटी लिखती है मॉर्फोलॉजी विजिबल होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बना रहे हैं। दिखते क्रोमोसोम किसमें है? प्रोफेज में। पर पूरी तरीके से वो कंडेंस हो जाते हैं किसमें? पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं किसमें? मेटाफेज में। तो मेटाफेज माइक्रोस्कोप में देखने वाली सबसे बढ़िया फेज है, जिसमें क्रोमोसोम अच्छे से दिखते हैं, क्योंकि ज्यादा कंडेंस, ज्यादा मोटे, आराम से फुली साइज के क्रोमोसोम दिख जाएंगे। आ गया समझ बेटा? सुन मेरी बात, सुन ध्यान से सुन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी चीज दिखती है। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन से क्यों दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नैनोमीटर की चीजें दिखाता है, ये तो दिख जाएगा नॉर्मल। आ गया समझ? हां बेटा देखो, यदि आपको खराब लग रहा है आज की क्लास है, तो आप बाद में देख लेना इसे, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, हो सकता है कल आपका टेस्ट हो। मेरा मेन पर्पस ये था कि कल मैंने आपको क्लास जो थी वो समझाई थी। अगर मैं आज नहीं कुछ बताता उस पर, तो कल की पढ़ाई भी वेस्ट हो जाती। आज जो बता दूंगा उसके बाद ये याद हो जाएगी, लाइफ भर याद रहेगा अच्छे से, और आप किसी को पढ़ा सकते हो, इतना अच्छा आ जाएगा आपको, ठीक है? प्लांट में भी ऐसे ही चलेगा बेटा। माइटोटिक अपरेटस देख भाई, इधर ये सेंट्रोजोम है, ऐसे 2 सेंट्रियोल लगे हैं, इसके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल लग गए, एस्टर, फिर उससे स्पिंडल फाइबर बन गए। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोजोम, माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोटिक अपरेटस। बस हो गया, है ना? ठीक है, आ जाओ। अब देखो मेटाफेज में क्या होगा? हमारे पास 1 क्रोमोसोम, ठीक है, ध्यान सुनेंगे बेटा। हमारे पास क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल, दोनों पोल से। बोथ पोल समझ में आता है? अलग अलग पोल से अटैच होंगे ऑन 1 क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम पे 1 की जगह लिखते हैं ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम पर हमारे पास क्या अटैच होंगे? स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे दोनों पोल से। किस पर? ऑन काइनेटोकोर, काइनेटोकोर पे। नाउ व्हाट इज काइनेटोकोर? काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर है डिस्क शेप स्ट्रक्चर। डिस्क शेप प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ऑन सेंट्रोमियर। किस पर है? सेंट्रोमियर पर है, उस पर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। ठीक है सर, बढ़िया है, ये तो समझ में आ गई बात। दूसरा क्या होगा? क्रोमोसोम इज ब्रिंग एट सेंटर ऑफ स्पिंडल। उसको किस पे ले आएंगे? स्पिंडल फाइबर के सेंटर पे ले आएंगे। समझो मेरी बात, ये जो मेरे पास क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम को खींच के मैं स्पिंडल फाइबर अगर ऐसे हटा दूं, ध्यान दो बेटा, मैं स्पिंडल फाइबर ऐसे हटा दूं यहां पर, तो मैं क्रोमोसोम को खींच के किस पे ले आऊंगा? सारे क्रोमोसोम को सेंटर पे ले आऊंगा। अभी हटाते हैं, बाद में दिखा रहे हैं आपको। देखो ध्यान से क्या करने वाला हूं मैं। सारे क्रोमोसोम को, इसको देखो, मेरी बात सुन, देखो ये है
मैं क्या कर सकता हूं, इनको सबको मैं सेंटर में ले आऊंगा, इसको भी सेंटर पे ले आऊंगा। आ नहीं रहा? अच्छा, आएगा, दूसरे डायग्राम में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये देख बेटा, ये देख, ये क्रोमोसोम है, ये सारे क्रोमोसोम में क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा, इन सबको मैं किस पर ले आया हूं, देख इधर, ये देख, इन सबको, मेरी बात सुन, ये और ये देखने में एक जैसे हैं, ये और ये देखने में, ये और ये एक देख, तो होमोलोगस पेयर, देख इसका ये पेयर है, जरूरी नहीं है माइटोसिस में आसपास हो, आसपास कब होते हैं, सिर्फ मियोसिस में। इधर देखो पहले, इस पर ये जुड़ गए ऐसे, ये देखो ऐसे, इसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। ये जो मैंने बनाई है ना, ये मेटाफेजिक प्लेट कहलाती है बेटा, तो इसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। ये एक तरीके की प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है, इसे मेटाफेजिक प्लेट कह रहे हैं। तो सारे क्रोमोसोम को किस में ले आए, सेंटर में ले आए। मेरी बात समझे ध्यान से, सारे क्रोमोसोम को खींच के हम सेंटर पे आए। मेरी बात सुनो, ये क्रोमोसोम के क्रोमैटिड है, एक के पीछे एक ऐसे लग गया। पहले तो क्या हुआ, क्रोमोसोम पर, एक एक क्रोमोसोम पर 2 धागे लग गए, ऐसे क्रोमोसोम थे मेरे पास, उस पर 2 धागे लग गए, फिर उन सबको सेंटर में ले आए। अब क्या हो रहा है, सेंटर में एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके पीछे एक और है, ऐसे पूरी एक लाइन बन गई है, या सब लोग सेंटर पे हैं, ऐसे सिर्फ सेंटर पे हैं ऐसे, तो ऊपर से धागा, नीचे से धागा, इस सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट। और ये सेंटर एग्जैक्टली किसका सेंटर है, स्पिंडल फाइबर का सेंटर है। तो सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर पर आ जाते हैं, किसके सेंटर पर, स्पिंडल के सेंटर पर। हम कहते हैं उस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से चीजें लगी हुई हैं। तो किस तरीके से ये क्रोमोसोम सेंटर पर लगे हुए हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। क्या ये रियल प्लेट है, नहीं, आपको लगेगा कि सेम लेवल पर सारे क्रोमोसोम हैं, तो एक प्लेट जैसी चीज दिखने लग रही है, उसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। कोई डाउट है, क्लियर है? क्लियर? हाँ, सही है, पढ़ लो यार, चैट मत करो, मुझे खराब लगता है ये चीजें, ठीक है? मैं इन चीजों की कोई अप्रिशिएशन नहीं करता ना, आप कोई किसी की वो करो, क्योंकि मेरे को इन चीजों पे बिलीव नहीं, पढ़ाने पे बिलीव है सिर्फ। राजा बेटा देख इधर, देखो, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप marks the start of the second phase of mitosis. कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, ध्यान सुनेंगे, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हम किस में आ जाते हैं, सेकेंड फेज पे आ जाते हैं। क्रोमोसोम किस में आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे ना, किस में आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। बाय दिस स्टेज, देखो यही चीज कह रहा है, बाय दिस स्टेज मतलब मेटाफेज तक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजली स्टडीड। ये वो स्टेज है जिस पर मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से दिखेगी। एट दिस स्टेज मेटाफेजिक क्रोमोसोम is made up of 2 sister chromatids. As this stage मेटाफेजिक क्रोमोसोम पर कितने क्रोमैटिड है, 2, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। मतलब क्या हुआ, मेटाफेज में 2 क्रोमैटिड है ही, और वो किस पे जुड़े, सेंट्रोमियर पे। एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर आता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, देख रहे हो, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। These structure are the serve as the site of attachment of spindle fiber. ठीक है, क्लियर है, टू द क्रोमोसोम दैट आर
मूव इनटू टू द पोजीशन, और ये कहां आएगा, क्रोमोसोम कहां आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर फाइनली क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमोसोम क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। देखो क्या कह रहा है, देखो क्रोमोसोम किस पे आ गए, इक्वेटर पर आ गए, जिसमें हर एक क्रोमेटिड मतलब ये देख इधर बेटा, हर एक क्रोमेटिड ये रहा, मान लो ये क्रोमेटिड ले लेते हैं, ध्यान दे बेटा, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, हर एक क्रोमेटिड अपोजिट पोल से जुड़ा हुआ, ये कह रहा है, मतलब एक पोल से ये, एक पोल से ये क्रोमेटिड इससे जुड़ा हुआ है, ये क्रोमेटिड इससे, ठीक है, अपोजिट पोल से, ये चीज कह रहा है, ये चीज कह रहा है। और मेटाफेजिक्स प्लेट समझ में आई, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज, मतलब किस प्लेन पर लगे हुए हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट। और देखो मुझे मेटाफेज में क्या पता चलेगा, देखो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे अटैच है, ये दिखेगा, और क्रोमोसोम कहां आ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पे। देखो इधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो, ये सेल है, ये इसका इक्वेटर है, और ये मेरे पास स्पिंडल फाइबर है, इनका इक्वेटर है, इनका इक्वेटर ये है। ऑल दो स्पिंडल फाइबर का इक्वेटर और सेल का इक्वेटर सेम है, ये क्या आएंगे, स्पिंडल के इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है, और खुद को लगा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर है, जहां पर हर एक क्रोमोसोम से एक धागा ऊपर एक धागा नीचे अटैच है। पढ़ लो बेटा इसको ध्यान से, ठीक है, समझ लो ध्यान से, मेरी बात सुनो। देखो सेल का इक्वेटर और स्पिंडल फाइबर का इक्वेटर सेम है, जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर के सेंटर में आ जाते हैं और खुद को अलाइन करते हैं, उसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। हर क्रोमोसोम से दो धागे, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है, ठीक है, एक आवर कंप्लीट। तो प्लीज स्विच ऑफ द लेक्चर एंड गो बैक एंड डोंट कम, ये तुम्हारी लिए जरूरी नहीं है पढ़ना, है ना, ठीक है, आ जाओ। एनाफेज में क्या होगा, ध्यान से देख बेटा, पहले समझ ले पूरी बात, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। इधर देख, सारे क्रोमोसोम सेंटर पे इस तरीके से लग चुके हैं, सारे क्रोमोसोम ऐसे सेंटर पे लग चुके हैं, और सारे क्रोमोसोम पर इस तरीके से स्पिंडल फाइबर अटैच है, इस तरीके से। और यहां पर आपके पास ये क्या था, सेंट्रोसोम था, इस तरीके से। प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होगा, पर स्पिंडल फाइबर ऐसे ही बनेंगे। अब देखो क्या होने वाला है, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, ये आपस में अलग हो जाते हैं। अलग होने का मतलब है ये और ये ऐसे अलग हो गए इस तरीके से। तो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये मेरी बात सुनो, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड थे ना, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड थे, है ना, ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और अलग होकर ये अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों अलग होकर अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। और अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और देखो, इस चीज को थोड़ा सा और देखो बेटा सही से, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि जब मैं इसको खींचूंगा ऐसे, तो इसकी जो आर्म्स है वो नीचे की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगी। जब मैं खींचूंगा तो आर्म्स ऐसे बेंड कर जाएगी। इसको इधर खींचूंगा तो इसकी आर्म्स जो हैं वो ऐसे बेंड कर जाएगी। और मैं खींच किसको रहा हूं, इस सेंट्रोमियर को। और किससे खींच रहा हूं, ये स्पिंडल फाइबर से खींच रहा हूं। आप देखो खुद से, तो ये देखो, अगर आप, ये सेंट्रोमियर है, सही है, ये सेंट्रोमियर है। ये क्या है, देखो पहले क्या था, ये एक क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम था, लेकिन अलग होने के बाद ये दोनों भी क्रोमोसोम कहलाएंगे। एनसीईआरटी कहती है कि एनाफेज में सारे क्रोमोसोम बीच में से अलग हो जाएंगे। जब वो जुड़े हुए थे तो वो क्रोमोसोम थे 2 क्रोमेटिड वाले, अब जब वो अलग हो गए तो अब वो अलग अलग क्रोमोसोम कहलाएंगे। देख बेटा, पहले जब वो जुड़े हुए थे तो वो क्रोमेटिड थे, अलग होने के बाद क्रोमोसोम हो गया। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास क्या बन गए, क्रोमोसोम बन गए। और जब मैं इनको ऐसे खींचूंगा, इनकी आर्म्स, तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि सेंट्रोमियर जो है बेटा वो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स पोल है।
क्या है, टुवर्ड्स पोल, पोल की तरफ जा रहा है, मतलब ये सेंट्रोमियर पोल की तरफ जा रहा है, और ये जो आर्म्स हैं ये इसका पीछा कर रही हैं, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, ये साथ जा रही है लेकिन इसका ऐसे पीछा कर रही है। ये समझ में आया? तो आपको क्या क्या याद करना है एनाफेज में? पहला, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे, ठीक है, और सारे साथ में अलग होंगे, सारे के सारे साथ में अलग होंगे। अलग होने के बाद अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। कहां मूव करेंगे? अपोजिट पोल पे मूव करेंगे एनाफेज में, सही है, अपोजिट पोल में। अब मैं जब इसको ऐसे खींचूंगा तो ये आर्म्स बेंड कर जाएगी। इसका जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ, एनसीईआरटी लिखती है सेंट्रोमियर इज प्रोजेक्टेड या टुवर्ड्स पोल और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म पीछे रह जाएंगी। पहले जब ये जुड़े हुए थे तो एक क्रोमोसोम था, जैसे मान लो ह्यूमन में ऐसे कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। बीच में से टूटे तो 46 ऊपर जा रहे हैं, 46 नीचे जा रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग सेल के क्रोमोसोम है। यहां तक समझ में आ रही है? तो आपको एनाफेज एक्चुअल में फाइनली ऐसा दिखेगा। सुन लो ध्यान से, एनाफेज में क्या क्या चीजें हो रही है देखो। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, सही है सर, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स नाउ आफ्टर सेपरेशन क्या कहलाएंगे? क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल या न्यूक्लियस, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर जो बनने वाले हैं, जो फ्यूचर में न्यूक्लियस बनने वाले हैं, उसके क्रोमोसोम कहलाएंगे। उसमें सेंट्रोमियर किसकी तरफ होगा? सेंट्रोमियर प्रोजेक्टेड मतलब किसकी तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स पोल। एंड आर्म्स क्या करेंगी? उसका पीछा कर रही हैं, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। और हमेशा याद रखो बेटा, टाइम के हिसाब से ये शॉर्टेस्ट फेज होता है, तो आपको डायग्राम भी ऐसा दिखेगा इसका। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे ना तो डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देखो ध्यान से, डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, इसका ऐसे इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। क्लियर है कि नहीं? इसे एनाफेज कह रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? एनाफेज कह रहे हैं। इसकी एनसीईआरटी देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, देखो, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट। जो भी मेटाफेजिक प्लेट पे लगे थे वो सब बीच में से टूट जाएंगे, और उनको अब क्या बोलेंगे? उनको क्रोमोसोम बोलेंगे। किसके? जो फ्यूचर में न्यूक्लियस बनने वाला है उसका। और वो मूव करेंगे, माइग्रेशन मतलब मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? अपोजिट पोल पे। ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वाटोरियल प्लेट। अगर आप ध्यान से देखोगे ये इक्वाटोरियल प्लेट है, तो क्रोमोसोम इससे दूर जा रहे हैं, यही चीज लिख रहा है। ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वाटोरियल प्लेट। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डायरेक्टेड मतलब मैंने यही चीज बनाई थी कि जैसे ये क्रोमोसोम है, देखो इधर, ये जो क्रोमोसोम है ये किसकी तरफ इसका सेंट्रोमियर कर रहा है? पोल की तरफ है। इसका किसकी तरफ है? पोल की तरफ है। और ये जो आर्म्स है वो पीछे रह जाएंगी, ट्रेलिंग बिहाइंड, यही लिख रहा है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड लीडिंग एज पर। लीडिंग एज मतलब सबसे आगे की तरफ है। मतलब अगर आप देखो ये सेंट्रोमियर है, ये आगे की तरफ है। ये जो इसकी आर्म्स है ये किधर है? पीछे रह जाएंगी, फोल्ड कर जाएंगी। आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। और एनाफेज में क्या दिखेगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट करे हैं, क्रोमेटिड्स अलग हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, क्रोमेटिड कहां जुड़े हुए थे? इस सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए थे, तो सेंट्रोमियर अलग हुआ है इसलिए क्रोमेटिड अलग हुए हैं। देखो ये अलग हुआ है क्योंकि सेंट्रोमियर टूट के अलग हो गया, तो हमारे पास इसके पास भी सेंट्रोमियर, इसके पास भी, ठीक है। दूसरी चीज, क्रोमेटिड जो कि फ्यूचर क्रोमोसोम है, मूव करेंगे अपोजिट पोल पे, ये एनाफेज है। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है,
क्लियर? यहां तक ठीक है? प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं बेटा। कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। ये देख, ये प्रीवियस स्लाइड है तेरी, बना ले लिखना हो तो। जल्दी कर लो बेटा। देख, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मान ले कल मैंने समझाया था, हो सकता है 40 50 60% को आ गया, 10 15 20% बच्चे को नहीं बना, और संडे हमारी छुट्टी होती, कोई एक्स्ट्रा क्लास की नहीं जरूरत होती। लेने का मेन पर्पस क्या है, कल वाला जो पढ़ा है वो खराब ना हो जाए आपका, बस, और कोई रीजन नहीं। ऐसा नहीं कि हमें आपको जबरदस्ती पढ़वाना है, एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि आपको स्कूल में थोड़ा कई बार कम समझ में आता है, चीजें जल्दी जल्दी करा दी जाती है। एक एक लाइन पे क्वेश्चन आ रहा है ना नीट में। इस बार बायो का पेपर भी अच्छा डिफिकल्ट आ गया था, तो आपको देखना पड़ेगा, मेरे साथ समझनी पड़ेंगी लाइनें, नहीं तो ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। कर लो, बना लो बेटा। एपीसी में आपको, ध्यान सुनेंगे, एपीसी में आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, एपीसी अलग से बताऊंगा। अभी एक दो चीजें बची हैं, ये मत परेशान हुआ करो क्या छूट गया। मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, जो करा दिया उसमें बताओ कोई डाउट है। अब देख बेटा, मेरी बात सुन। तेरे को मैंने जब सेल पढ़ा रहा था, मुझे बता, सेल पढ़ा रहा था, मुझे बताना इन क्रोमोसोम में क्या फर्क है। देखें ध्यान से, इन क्रोमोसोम में मुझे डिफरेंस बताना क्या है। डिफरेंस बता पाओगे? हां सर, ये वाला मेटासेंट्रिक है। हां सर, ये वाला सब मेटासेंट्रिक है, सेंटर से थोड़ा दूर है। ये वाला एक्रोसेंट्रिक है, एकदम लास्ट तक पहुंच गया पर पूरी लास्ट पे नहीं पहुंचा। और ये टीलोसेंट्रिक है। अब मुझे बताओ कि जब मैं इनको एनाफेज में अलग करूंगा, मतलब क्या है, ये था ऐसे, देख के बताना मुझे। इसमें सेंट्रोमियर सेंटर में, इसमें यहां है, इसमें यहां और इसमें यहां। जब मैं इनको अलग करूंगा तो अलग होने के बाद ये ऐसा आएगा। हां सर, और जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या ये मुझे ऐसा नहीं दिखेगा, वी शेप का? हां सर, ये उल्टा वी दिखेगा। क्या इसके केस में भी उल्टा वी दिखेगा? नहीं सर, इसमें उल्टा वी नहीं दिख सकता, क्योंकि एक छोटा और एक बड़ा बनेगा। क्लियर है? ऐसे। और इसके केस में तो ये और ही छोटा बनेगा, ये वाला हिस्सा देखो, और इसमें तो लास्ट में ही आ जाएगा बिल्कुल ऐसे। तो इसे मैं कौन सी शेप बोलूंगा? इसे बोलूंगा इन्वर्टेड वी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एनाफेज में शेप दिखती हैं, एनाफेज में शेप विजिबल होती हैं। और ये शेप क्यों दिखती है? क्योंकि सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग है। इसको लिखोगे इन्वर्टेड एल, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे इन्वर्टेड जे, एल से छोटा होता है जे में आर्म। और इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे इन्वर्टेड, या सीधा भी लिख सकते हो आई शेप, आई आएगा। कुछ आ रही है बात समझ? तो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम अलग अलग शेप बनाते हैं, क्योंकि अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है, खींचूंगा तो वी बनेगा, थोड़ा सब मेटासेंट्रिक एल बनेगा, थोड़ा इधर जे बनेगा, बिल्कुल लास्ट में आई बनेगा। आ गई समझ? शेप की स्पेलिंग गलत है? कहां गलत है बेटा भगवान? और तू स्पेलिंग पे लगा हुआ। मैं इंग्लिश का मास्टर हूं, मैं बायो का मास्टर हूं, इंग्लिश का मास्टर हूं। लिख ले,
आई समझ? तुम्हें इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिले हैं कि नहीं बताओ? शॉर्ट नोट्स मिले हैं? नहीं मिले? मिल जाएंगे। एनाफेज हो गया, आ जाओ। एनाफेज के बाद टीलोफेज की बात करते हैं। लिख लो, जल्दी से लिख लो। सर भूख लगी है, मुझे खा जा तू। हाँ मास्टर को खा जा। कह रहा भूख लगी है सर, मुझे खा जा, 2 मिनट दे, बस टीलोफेज बताना है। पहले वाले की भी करते हैं। आजा बेटा, टीलोफेज देख। टीलो का मतलब होता है लास्ट। कैसे पता मुझे? लास्ट याद करो। जब मैं आपको क्रोमोसोम पढ़ा रहा था तो मैंने क्रोमोसोम में कहा था कि क्रोमोसोम में इस जगह को सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंटर में है। तो एंड को क्या कहते थे? टीलोमियर, याद है? टीलोमियर। तो टीलो शब्द का मतलब होता है एंड। एंड फेज है ये, एंड गेम हो गई, एंड फेज। तो टीलोफेज में क्या होगा सुनो। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, एकदम रेडी हैं, पहुंच चुके हैं अपोजिट पोल पर। कितने पहुंचे हैं? नंबर तो बराबर है। ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए, ये रे देखो, जैसे 4 यहां गए हैं तो 4 यहां गए हैं, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या करना है? क्रोमोसोम को वापसी खोल के क्रोमेटिन बनाना है। तो क्रोमोसोम वापसी खोल के ऐसे क्रोमेटिन बन गए। इन क्रोमोसोम से क्रोमेटिन, इनसे क्रोमेटिन बन गया। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी यहां पर ऐसे। फिर क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोलस आ जाएगा। सही है? क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। और उसके साथ मेरे पास यहां पर क्रोमेटिन बन गया। ये क्या बन गया? क्रोमेटिन बन गया। क्या यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो टीलोफेज में क्या हो रहा है? टीलोफेज में क्या हो रहा है सुन लो ध्यान से। क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन। क्रोमोसोम क्रोमेटिन बनाएगा। कोई डाउट है? नहीं सर। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अगेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनने लगेगी। क्लियर है? तो क्रोमोसोम, ध्यान देंगे, क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, ईआर गोल्जी बॉडी, और न्यूक्लियोलस फिर से आ जाएगा, फॉर्म अगेन। ये दोबारा बनेंगे। और जो स्पिंडल फाइबर थे ना बेटा, वो डिसअपीयर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर अब नहीं दिखेंगे। स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर। और फाइनली आपके पास 2 न्यूक्लियस बन गए। इधर देख बेटा, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अगर 2 होते हैं तो न्यूक्लियाई शब्द बोलते हैं, प्लूरल आ जाता है। तो फाइनली आपके पास क्या होंगे? 2 डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर मतलब एक से बने हैं। 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। कोई डाउट है कि नहीं बताओ? और यही हमारे पास टीलोफेज है। यही हमारे पास टीलोफेज है। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, लिखने का समय दे रहा हूं, देख लो। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, द क्रोमोसोम जो क्या थे, पोल पर पहुंचे थे, वो खुल जाएंगे, डीकंडेंस होंगे और लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब वो क्रोमोसोम नहीं रहेंगे, क्रोमेटिन बना देंगे। अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। सही है? और जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, वो क्या होगा? दोनों पोल पे आ जाएगा। ठीक है? तो क्रोमोसोम क्लस्टर, क्रोमोसोम क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम एट अपोजिट पोल, ठीक है, लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, अब धागे बन जाएंगे। पहले क्रोमोसोम था, अब धागे बन जाएंगे। लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। क्लियर? अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग नहीं दिखेंगे। सही है? क्लियर? सही है?
आइडेंटिटी खो देंगे एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब अब वो डिस्क्रीट एलिमेंट नहीं दिख रहे, न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगी, ठीक है, ईआर न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी ये बन जाएगा। तो ये आपको टीलोफेज है। बताओ आपको क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग एलिमेंट नहीं दिखेगा। डिस्क्रीट सुन ध्यान से, यहां पर क्रोमोसोम अलग अलग दिख रहा है, हां अलग अलग दिख रहा है, मतलब डिस्क्रीट दिख रहा है। यहां पर उसने अपनी इंडिविजुअलिटी अलग अलग दिखना खो दिया, अब वो धागे बन गए। मान लो ह्यूमन था, 46 क्रोमोसोम ये है, 46 ये है, अब 46 से सिंगल धागा बन गया, क्रोमैटिन। क्लियर है? अब दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ क्या आपको एनसीईआरटी के ये डायग्राम समझ में आ रहे हैं? अर्ली प्रोफेज, देख बेटा इधर, अर्ली प्रोफेज क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो गए, लेट प्रोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, देख रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है और क्रोमोसोम थोड़ा अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। ये देख बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, टूट रही है कि नहीं? हां सर, लेट प्रोफेज में। तो जो मैंने तुम्हें लास्ट इवेंट बताया ना, वो लेट प्रोफेज में आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। यहां देखो ध्यान से, हर एक क्रोमोसोम पे दो धागे हैं, ये मेटाफेज में आ रहे हैं और फिर मैंने सेंटर में लगा दिया, ये प्रॉपर मेटाफेज है। क्या तुम्हें यहां पर काइनेटोकोर दिख रहा है? क्या तुम्हें यहां पर काइनेटोकोर दिख रहा है? थोड़ा और जूम ले लो इसे, ये देख रहे हो काइनेटोकोर दिखा रहा है। ये डायग्राम देखो पहले, ये वाला देखो, इसमें तुम्हें ये काइनेटोकोर दिख रहा है कि नहीं? ये देखो, ये रहा काइनेटोकोर और ये स्पिंडल फाइबर है, ये रहे। और हर क्रोमोसोम पे कितने धागे जुड़े हैं? दो। इस क्रोमोसोम पे दो जुड़े हैं। ये रहा तुम्हारे पास एस्टर, ये रहे स्पिंडल फाइबर। क्या आ रहा है समझ? ये मेटाफेजिक प्लेट बन गई। अगले डायग्राम में ये देखो, एनाफेज है, ये एनाफेज में देख रहे हो ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। तो दो न्यूक्लियस, टीलोफेज में फाइनली दो न्यूक्लियस बन गए। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नहीं? हां सर, ठीक है। तो अगर तुझे कोई कहे अर्ली मेटाफेज में क्या हुआ है, तो क्रोमोसोम पे धागे जुड़े हैं। लेट मेटाफेज में क्या होगा? सेंटर में आ जाएगा, तो जो लास्ट इवेंट है वो लेट में आ जाएगा। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? क्रोमैटिन कंडेंस होगा। लेट प्रोफेज में क्या होगा? जो लास्ट इवेंट था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगी। अर्ली मेटाफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही होगी। जो उसका लेट है इसका अर्ली है, जो प्रोफेज का लेट है वो मेटाफेज का अर्ली है। क्या आप सारा याद कर सकते हैं? ठीक है, इतना ही पढ़ाएंगे बेटा, मेरे को सिर्फ रिवाइज करना था अच्छे से, और कुछ जे शेप, आई शेप, ये चीजें बतानी थी। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको साइटोकाइनेसिस पढ़ाऊंगा, और क्या पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा आगे, क्योंकि हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए भी, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या आपको माइटोसिस समझ में आ गया? मुझे साइटोप्लाज्म डिवाइड करना और कुछ नहीं, फिर मियोसिस पढ़ाएंगे आपको। मैंने अभी G0 फेज नहीं पढ़ाया है जिसमें क्विसेंट फेज लिखा हुआ है ना। मैंने एनसीईआरटी की वो लाइन, देख मेरे को पता है कौन सी लाइन छोटी है, मैं तेरे को बताता हूं। पहला और सेकंड पेज पूरा पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, एनसीईआरटी चेक कर लेना। तीसरे पेज की जो ऊपर की लाइनें हैं जिसमें यह लिखा है क्विसेंट फेज, है ना, G0, वो नहीं बताया। उसके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि माइटोसिस हैप्लॉइड मतलब प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, वो नहीं बताया। तो मुझे याद है एनसीईआरटी कहां पर क्या लिखा है, मुझे यह भी पता भी जो नहीं बताया आपको बताना है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, अपना चैप्टर की तीसरा पेज खोल, ऊपर जाएगा, ऊपर में जो लाइनें हैं ना एम फेज के ऊपर, वो वाली लाइनें अभी रह रही हैं, और उसके साथ वो बॉक्स बना हुआ है एक ब्राउन कलर का, उसमें भी कुछ बातें बतानी है, पर वो लाइनें रह रही है उसमें कि हैप्लॉइड एनिमल सेल में माइटोसिस नहीं होती। ये सब बातें आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब सर आपको एनसीईआरटी पता है बेटा, 100% पता है कहां क्या लिख रहा है, ठीक है। हाँ, आ गया समझ? एनिमेशन कल नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे एनिमेशन से, ठीक है। हाँ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।